16 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम यहाँ देख रहे हैं। और अगर आप पीछे जो क्लास हमने आपको प्रोवाइड किया यहाँ से उनकी प्लेलिस्ट में तैयार कर रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे क्लासेस जो हैं प्रीवियस ईयर के आप देख सकते हैं। और आगे 10 या 12 क्लास और होंगे जिसमें प्रीवियस आपके समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्टिवल एक एक जो पोर्सन को कवर करेंगे पेट के एग्जाम तक। तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। 31वां क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत एफर्ट में लगाता हूँ, फिर उसके बाद ये आप क्लास जो है प्रोवाइड कर पाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दिया है किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में आता है। एक बात में नोट कर लीजिएगा कि आपसे जो दिवस है वो दिवस का एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। जैसे मैं बता चुका हूँ, दिवस है, मुद्रा है, विदेश की राजधानी है, आपसे क्या वो खाड़ी पूछी जा सकती है। और भी जो टॉपिक है मैं उसको अलग एक वीडियो बना दूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको आप तैयार कर सकते हैं। तो किस दिन को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस, तो बताइए। 8 फरवरी, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर या 8 नवंबर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो 8 अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को जो है वो भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करेंगे 32वें क्वेश्चन की। 32वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मतलब कौन सा ऐसा जगह है जो भारत का, ऐसा कोई जगह जो स्कॉटलैंड से तुलना की जाती है या उसको कहा जाता है। तो यहाँ देखिए ये पूर्ण नहीं है, ये कुर्ग है। क्या है? ये कुर्ग है। ये ये कुर्ग है। ये कुर्ग हो गया आपका। बी श्रीनगर हो गया, सी मसूरी हो गया, डी दार्जिलिंग हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन कुर्ग होगा। क्या होगा? कुर्ग होगा। जो कुर्ग है, कोडागू, कोडागू जो है ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा आप, कर्नाटका में स्थित है कुर्ग। इसी को स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगर अगले प्रश्न की बात करें 33 नंबर की, क्या दिया देखिए स्पेस है। कला, कौन सी कला? कजरी, लघु कला या सांझी या इनमें से कोई नहीं। मथुरा में स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है। क्या है? स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है। तो आप भी जानते हैं सांझी क्या है। जो सांझी कला है वो मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश में स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है। तो इसको आप सांझी जो है इसको आप टिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप सांझी। ठीक है, सांझी कला मथुरा में स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है। मैं देखिए बार बार कह रहा हूँ, मैं क्लासेस जो है आपके लिए छोटा इसलिए बना रहा था कि आप बोर ना हो, आप बहुत ही इत्मीनान से, कभी जैसे बहुत कम टाइम में आप इस क्लास को देख सकते हैं, आपको बोरियत नहीं फील होगी, इसीलिए मैं इस क्लास को हमेशा छोटा बना रहा हूँ। दिया है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड या सिक्किम। तो आप सभी को पता है तेलंगाना। तेलंगाना। वजह इसकी जान लेते हैं। जून 2014 में भारत के 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश से विभाजित हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से जो है ये विभाजित होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, समझिएगा, वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर स्टेट की बात की जाए तो कितने हैं? 28। और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो 8। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, 28 और 8। फिर बात करें 35वें क्वेश्चन की, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, बुक को समझिएगा। अब बुक को भी आपको याद करना पड़ेगा कि किस लेखक की कौन सी बुक है। इस पे भी कम से कम आपके पास 200 क्वेश्चन जरूर याद कर रखिएगा, ताकि उसमें से पूछे तो आप उसमें से एक प्रश्न तैयार कर सकें। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन है इसके लेखक? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी द्वारा लिखित गई आत्मकथा है। ये इनके द्वारा खुद लिखी गई आत्मकथा है। ये अब इन्होंने अपने ऊपर लिखा है। किस पे? ये आत्मकथा है। फिर पुस्तक समझिएगा कि ये आत्मकथा है, ये किसी के और के ऊपर नहीं लिखी हुई है। ये खुद की इनकी जीवनी के बारे में इनके द्वारा लिखी गई है, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 36वें प्रश्न की बात करें तो दिया है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित करती हैं। अधिकांश उत्सर्जित करती हैं। अब किसको अवशोषित करती हैं? उत्सर्जित। जो उत्सर्जित कोई एक ऐसी गैस है, यानी कि विकिरण है, को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो परावैंगनिक विकिरण, अवरक्त विकिरण या दृश्यमान प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो अवरक्त विकिरण जितने हैं, अवरक्त विकिरण को क्या करती है? अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है। कौन? वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस है, जो ग्रीन हाउस गैस है, वो पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है, जिसको आप उत्सर्जित अवरक्त को इंफ्रारेड कह सकते हैं। क्या कहे? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड।
ये इंफ्रारेड इनको बोला भी जाता है। अब बात करेंगे हम 36वें प्रश्न की। ये 36वां प्रश्न जो है, देखिए 36वां 2 बार हो गया है, ये 37वां प्रश्न है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल जो है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो वॉलीबॉल किसका है? नेपाल का है। समझिएगा नेपाल को। इसको जो इससे जुड़ी तथ्य है उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो ओलंपिक नेपाल रिव्यू था 2015-2019 के पेज 53 तथा अनेक समाचार पत्रों पर दिए गए विवरण के अनुसार मई 2017 से वॉलीबॉल नेपाल का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है। क्या है? आधिकारिक राष्ट्रीय खेल किसका है? नेपाल का है। हालांकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर जो है डी माना है। किसमें? जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो डी मानी है। किसने माना है? डी। लेकिन ओलंपिक में इसका स्पष्टीकरण जो किया गया था, आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई थी, वो नेपाल की गई थी। किसको की गई थी? नेपाल की गई थी। तो अब सोच समझ के अपना आप आंसर जो है टिक करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, आपको नेपाल थोड़ा डाउट होगा, तो आप इनमें से कोई नहीं टिक करिएगा। देखिए 36वां प्रश्न, ये 37वां प्रश्न था वॉलीबॉल वाला। अब हम बात करेंगे, ये 37वां नहीं 38वां है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे, नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, उसको हमें बताना है। तो देखिए, अगर गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो आपके पास प्रश्न अगर ऐसे आ रहे हैं, तो उनको बहुत आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो पता चलता है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन आप गलत के चले आएंगे। इसको जब भी करना है आपको सही करना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है गंगा है, गंडक है, पुनपुन है, निरंजना है। तो निरंजना जो है, निरंजना नदी के तट पर जो ज्ञान है वो गौतम बुद्ध जी को प्राप्त हुआ था। इसको आप टिक करिएगा। प्रश्न बात करें अब, यहाँ 39वां नंबर का प्रश्न है ये। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? ए है कन्नौज, बी है पाटलिपुत्र, सी है मगध और डी है कुरुक्षेत्र। तो आप किसको टिक करेंगे? कन्नौज को। किसको करेंगे? कन्नौज को। तो कन्नौज जो थानेश्वर था वहां अस्थायी रूप से स्थानांतरित हुआ था। अब बात करेंगे 39वें प्रश्न की, जो 40वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति थी? तो आप भी जानते हैं इसमें मराठा सबसे पहले आते हैं। मराठा ने शुरुआत की थी गुरिल्ला की। गुरिल्ला जो रणनीति थी वो शुरुआत जो थी मराठा ने की थी। और जो शिवाजी थे, कौन थे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ये इसमें बहुत माहिर थे। क्या थे? छापामार रणनीति में तो माहिर थे। और इसी की वजह थी कि ये बहुत जगह लोग इस रणनीति के नाते जीत हासिल प्राप्त करते थे। और इन्हीं का देखकर जो मुगल जितने भी आए उन्होंने ये रणनीति भी अपना ली, गुरिल्ला रणनीति। अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40वें नंबर का प्रश्न है। क्या है 40वां प्रश्न? हड़प्पा सभ्यता के दौरान हड़प्पा सभ्यता